जीवन की सभी समस्याओं का हल दे, थक ना सके हम, विश्राम के हमें कुछ पल दे। दिल से है प्रार्थना यही कि सभी को एक अच्छा आज और एक उत्तम कल दे। सुप्रभातम, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं किरण भारद्वाज। जीवन में समय बताने वाले कई लोग मिल जाते हैं, लेकिन समय पर काम आने वाले लोग कुछ ही होते हैं। और यदि ऐसे कुछ लोग हों तो उनका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कहा जाता है, जो व्यक्ति कठिन परिस्थिति में भी साथ और साहस नहीं छोड़ता, वही उसकी असली विजय होती है। इसलिए यदि आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं, अपनी समस्याओं का हल पाना चाहते हैं, तो कठिन परिश्रम करते रहें और कठिन समय में अपना साहस, बल और आत्मविश्वास कभी न छोड़ें। समय पर विश्वास रखेंगे तो समय भी आपका साथ देगा। आइए जान लेते हैं क्या है आज की तिथि, वार और नक्षत्र। ये जानने के लिए देख लेते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, दक्षिणायन, मार्गशीर्ष मास, शुक्ल पक्ष, दशमी तिथि, मंगलवार, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। हम जो सोच सकते हैं वो सभी कुछ वास्तविकता में बदल सकता है, और आप वो सब सोच सकते हैं जो आज तक आपने नहीं सोचा। इसलिए यदि आपको लगता है कि आपका जीवन कहीं थम गया है, आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलिए, अपने विचारों को सकारात्मक बनाइए। विद्या विनयोपेतो हरति, न चेतांसि कस्य मनुजस्य, काञ्चन मणि संयोगो जनयति कस्य विद्या और विनय से संपन्न पुरुष किस मनुष्य का चित्त नहीं हर लेता। सोने और मणि का संयोग भला किसकी आंखों को सुख नहीं देता। वस्तुतः कम से कम दो अद्भुत गुणों के संयोग की प्रशंसा को समझते हुए हमें उन्हें अर्जित करने की ओर सदैव उन्मुख रहना चाहिए। Whose heart doesn't abduct a man endowed with the learning and humility, whose eyes do not the combination of gold and gem give pleasure. In fact, understanding the praise of the combination of at least two wonderful qualities, we should always be oriented towards earning them. जीवन में शांति, सुख और संतोष की प्राप्ति के लिए अध्यात्म विद्या को समझना और उसे अपने जीवन का भाग बनाना आवश्यक है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में अध्यात्म के विषय में काफी ज्ञान वर्णित है। आज भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग में आइए जान लेते हैं महाभारत में वर्णित अध्यात्म विद्या पर आधारित ये विशेष रिपोर्ट। महाभारत के शांति पर्व के अंतर्गत तीसरा उपपर्व है मोक्ष धर्म उपपर्व। मोक्ष धर्म उपपर्व के अध्याय 194 में अध्यात्म ज्ञान के विषय में विस्तार से बताया गया है। युधिष्ठिर भीष्म पितामह से अध्यात्म सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय आदि के विषय में पूछते हैं। अध्यात्म के विषय में बताते हुए भीष्म पितामह ने सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय की व्याख्या के साथ अध्यात्म ज्ञान का विवेचन किया है। भीष्म पितामह कहते हैं, अध्यात्म ज्ञान के द्वारा मनुष्य संसार में सुख और प्रसन्नता को प्राप्त करता है, उसे अभीष्ट फल की प्राप्ति भी होती है। अध्यात्म ज्ञान समस्त प्राणियों के लिए हितकर है। पृथ्वी वायुराकाशमापो ज्योतिश्च पंचमम महाभूतानि भूतानां सर्वेषां प्रभवाप्ययौ।
भीष्म पितामह कहते हैं, पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और अग्नि, ये 5 महाभूत सभी प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय के स्थान हैं। जैसे लहरें समुद्र से प्रकट होकर पुनः उसी में लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार ये 5 महाभूत भी जिस परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं उसी में लीन हो जाते हैं। सृष्टि की रचना के विषय में मोक्ष धर्म उपपर्व में बताया गया है कि महाभूतानि पंचैव सर्वभूतेषु भूतकृत अकरोत् तेषु वैषम्यम तत्तु जीवो न पश्यति। अर्थात सृष्टि बनाने वाले परमात्मा ने सब प्राणियों के शरीर में 5 महाभूतों को स्थापित किया है, परंतु उनमें विषमता कर दी है। किसी महाभूत के अंश को अधिक और किसी के अंश को कम कर दिया है। उस वैषम्य को साधारण व्यक्ति नहीं देख पाता है। शब्द गुण, श्रोत्र इंद्रिय और शरीर के संपूर्ण छिद्र, ये 3 आकाश के कार्य हैं। स्पर्श, चेष्टा और त्वगिंद्रिय, ये 3 वायु के कार्य माने गए हैं। रूपम चक्षुष तथा पाकस त्रिविधम तेज उच्यते, रसः क्लेदश्च जिह्वा च त्रयो जल गुणाः स्मृताः। अर्थात रूप, नेत्र और परिपाक, ये 3 तेज के कार्य बताए जाते हैं और रस, जिह्वा तथा क्लेद अर्थात गीलापन, ये 3 जल के गुण अथवा कार्य माने गए हैं। घ्रेयम घ्राणम शरीरम च एते भूमि गुणास्त्रयः महाभूतानि पंचैव षष्ठम च मन उच्यते। गंध, घ्राणेन्द्रिय और शरीर, ये 3 भूमि के गुण अर्थात कार्य हैं। इस प्रकार इस शरीर में 5 महाभूत और छठा मन है। इंद्रियाणि मनश्चैव विज्ञानान्यस्य भारत सप्तमी बुद्धिरित्याहुः क्षेत्रज्ञः पुनरष्टमः। अर्थात श्रोत्र आदि 5 इंद्रियां और मन, ये व्यक्ति को विषयों का ज्ञान कराते हैं। शरीर में इन 6 के अतिरिक्त 7वीं बुद्धि और 8वां क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा है। इंद्रियां विषयों को ग्रहण कराती हैं, मन संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि निश्चय कराने वाली है और आत्मा साक्षी की भांति स्थित रहता है। भीष्म पितामह कहते हैं कि दोनों पैरों के तलों से लेकर ऊपर नीचे सब ओर से देखता है, वो शरीर के अंदर बाहर सब जगह व्याप्त है। पुरुषैरिन्द्रियाणीह वेदितव्यानि कृत्स्नशः तमो रजश्च सत्वं च तेपि भावास्तदाश्रिताः। अर्थात सभी मनुष्यों को अपनी इंद्रियों और मन बुद्धि के विषय में पूरी जानकारी रखनी चाहिए, क्योंकि सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण उन्हीं का आश्रय लेकर रहते हैं। एताम बुद्ध्वा नरो बुद्ध्या भूतानामगतिम गतिम समवेक्ष्य शनैश्चैव लभते शमम उत्तमम। महाभारत के अनुसार मनुष्य अपनी बुद्धि के बल से इन सब को और जीवों के आवागमन की अवस्था को जानकर धीरे धीरे उस पर विचार करता है, जिससे उत्तम शांति प्राप्त होती है, और इसे ही अध्यात्म ज्ञान कहते हैं। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज। जो व्यक्ति अपने इंद्रियों के वश में रहता है उसका जीवन असंतुलित रहता है, और जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया उसके जीवन में संतुलन प्राप्त होता है। यदि जीवन में संतुलन न रहे तो समस्याएं आती हैं। ठीक उसी प्रकार से जब हमारे स्वास्थ्य का संतुलन बिगड़ता है तो रोग उत्पन्न होते हैं। बच्चों में रक्त का कैंसर यानी ब्लड कैंसर एक बेहद आम समस्या है, लेकिन यदि इसका जल्द इलाज शुरू किया जाए, इसके लक्षणों की पहचान हो और सही उपचार मिले तो इसे ठीक करना संभव हो सकता है। ल्यूकीमिया बच्चों में होने वाले सबसे आम कैंसर होते हैं। आइए लेते हैं इस पर कुछ और जानकारी और समझते हैं इनके विषय में इस रिपोर्ट के माध्यम से। भारत में हर वर्ष बच्चों में कैंसर के लगभग 60,000 नए मामले दर्ज किए जाते हैं। बच्चों में होने वाले कैंसर में रक्त का कैंसर अर्थात ब्लड कैंसर सबसे अधिक होता है। रक्त का कैंसर एक गंभीर रोग है जिसका प्रभाव रक्त कोशिकाओं पर होता है। रक्त का कैंसर पूरे शरीर को प्रभावित करता है क्योंकि रक्त पूरे शरीर में संचारित होता है। हमारे रक्त का निर्माण 3 प्रकार की कोशिकाओं से होता है, जिन्हें लाल रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट्स और सफेद रक्त कोशिकाओं के नाम से जाना जाता है। आमतौर पर ये स्टेम सेल में आते हैं, जिसका कार्य किसी भी तरह के लाल रक्त कोशिका को बनाना और उसे विकसित करना होता है। यदि व्यक्ति को रक्त का कैंसर हो जाए तो स्टेम सेल इस कार्य को ठीक से नहीं कर पाता। बच्चों में खून का कैंसर सबसे कॉमन है और ये
अक्यूट ल्यूकेमिया बोलते हैं, जो ALL या AML के रूप में हो सकता है। खून के कैंसर के लक्षण सिंपल बुखार से लेकर थकान का रहना, कहीं से भी ब्लीडिंग हो जाना, शरीर पे नीले चकत्ते बनना, मसूड़ों के फूलना, हाथ पैरों में बेहद दर्द रहना या कहीं शरीर में गांठ आना, ये सारे खून के कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। रक्त का कैंसर रक्त कोशिकाओं का उत्पादन व कार्य प्रभावित करता है। इसकी शुरुआत अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो से होती है। अस्थि मज्जा में स्टेम कोशिकाएं परिपक्व होती हैं। लाल रक्त कोशिकाएं, सफेद रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स इसी में विकसित होती हैं। रक्त का कैंसर होने पर रक्त कोशिकाएं असामान्य रूप से वृद्धि करने लगती हैं, जिसके कारण रक्त उत्पादन की प्रक्रिया बाधित हो जाती है। रक्त कैंसर एक्यूट और क्रॉनिक हो सकता है। बच्चों में खून का कैंसर पता करने का एक बहुत सिंपल तरीका है ब्लड की जांच करना, जिसको हम कंप्लीट ब्लड काउंट विद पेरिफेरल स्मीयर कहते हैं, जिसमें अगर खून के कैंसर सेल्स, खून में कैंसर सेल जिसको हम ब्लास्ट कहते हैं, ये दिख जाए तो इसके आगे बोन मैरो या और आगे की कार्यवाही करी जा सकती है। 90% से बच्चों से ऊपर बच्चों में आराम पड़ जाता है। इलाज के तरीकों में कीमोथेरेपी आती है और आज की डेट में कीमोथेरेपी इतनी सशक्त है कि हमें रेडियोथेरेपी का यूज़ करना बिल्कुल कम से कम पड़ता है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट की नीड भी पहली बार में हमें नहीं होती है। बच्चों के कैंसर में सबसे आवश्यक है लक्षणों की जल्द पहचान और सही समय पर इलाज मिल पाना। रक्त का कैंसर कई प्रकार का हो सकता है। ल्यूकीमिया शरीर में सफेद रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है, जो संक्रमण से लड़ने में शरीर की सहायता करती है। लिम्फोमा रक्त कैंसर का एक ऐसा रूप है जिसमें लसिका प्रणाली प्रभावित होती है। ये प्रणाली शरीर को रोग और संक्रमण से लड़ने में सहायता करती है। लिम्फोमा 2 प्रकार का हो सकता है, नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा और हॉजकिंस लिम्फोमा। इसके अलावा माइलोमा भी रक्त के कैंसर का एक प्रकार है। इसे मल्टीपल माइलोमा कहा जाता है। इसमें प्लाज्मा सेल्स प्रभावित होते हैं। ये प्लाज्मा कोशिकाएं बोन मैरो के अंदर स्थित होती हैं और शरीर को संक्रमण से लड़ने में सहायता करती हैं। रक्त का कैंसर होने पर कोशिकाएं सही रूप से कार्य नहीं कर पाती और व्यक्ति में लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। जहां हम बात करते हैं 70 to 90% क्योर रेट की इंडिया में भी, तो ऐसे में जल्द से जल्द इलाज करना है और इलाज के बाद का लाइफ जिसको हम सर्वाइवरशिप कहते हैं वो बहुत अच्छा है। बच्चे अक्सर जो एक्टिव फेज ऑफ कीमोथेरेपी है वो लेने के बाद स्कूल ज्वाइन कर सकते हैं और ट्रीटमेंट ख़त्म करने के बाद तो बिल्कुल हम और आप जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति जैसे हो जाते हैं। हाँ, इनके लॉन्ग टर्म फॉलोअप की आवश्यकता रहती है। कैंसर के इलाज के बाद एक बच्चा एक सामान्य ज़िंदगी जी सकता है और वो मेरे और आपके जैसे एक सामान्य व्यक्ति की तरह रह सकता है। रक्त के कैंसर के लक्षण आमतौर पर धीरे धीरे उत्पन्न होते हैं, इसलिए प्रारंभिक चरण में इसका पता नहीं चल पाता। रक्त के कैंसर का जल्द इलाज करवाना आवश्यक है। यदि लक्षणों को सही समय पर पहचान लिया जाए तो रक्त के कैंसर का इलाज संभव हो सकता है। कैंसर के पूर्ण इलाज के बाद बच्चे के लिए सामान्य जीवन जीना संभव होता है। इसलिए बच्चे में कोई भी असामान्य लक्षण हो तो आवश्यक है कि एक बाल रोग विशेषज्ञ को दिखाया जाए। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। कैंसर जैसे रोग से लड़ाई लड़ने में, उससे जंग लड़ने में बेहद महत्वपूर्ण होता है कि साहस रखा जाए, विश्वास रखा जाए और साथ ही इसके लक्षणों को पहचान कर जल्द से जल्द इलाज शुरू किया जाए। इसलिए अपनी सेहत को लेकर सतर्क रहें। यहाँ पर लेते हैं एक अल्प विराम। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। हम जल्द लौटते हैं। खुद को पैम्पर करिए MDH बादाम रोगन के साथ, जो आपको संवारे, निखारे और नरिश करे। चमके चमके हाँ, दमके दमके, त्वचा में समाये, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके
यार अजय, लुक एट योर डैड। हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि? मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटीड एन्युटी एट रेगुलर इंटरवल्स, जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्युटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। आई सी। LIC के एन्युटी प्लान्स दे एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC हर पल आपके साथ। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए योग उपयोगी होता है। इसके लिए आवश्यकता होती है कि योग को नियमित रूप से अपने जीवन में अपनाया जाए। स्वस्थ रहना है तो आवश्यक है कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत बने। आइए देखते हैं कुछ ऐसी योगिक क्रियाएं जो आपके प्रतिरक्षा तंत्र यानी प्रतिरक्षा प्रणाली को उपयोग होती है, उनको मजबूत करने में सहायक सिद्ध होती है। आजकल के ज़माने में हमारे खाने पीने के तरीके और श्वास लेने के तरीके बहुत ही बदल गए हैं। तो आज मैं आपको 2 प्राणायाम बताऊंगी जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, आपकी ऊर्जा को बढ़ाता है। तो पहला प्राणायाम जो मैं बताऊंगी वो है इक्वल ब्रीदिंग, यानी आप 4 सेकंड श्वास लेंगे और 4 सेकंड श्वास छोड़ेंगे। मैं अभी श्वास अंदर लूंगी, छोड़ूंगी, ये हुआ इक्वल ब्रीदिंग। श्वास अंदर लिया और बाहर छोड़ा। अभी मैं आपको दूसरा प्राणायाम दिखाऊंगी और वो प्राणायाम है पूरक। पूरक यानी पूरना। हमारे जो फेफड़े होते हैं यहाँ शुरू होते हैं, हमारे जो शोल्डर ब्लेड्स है उसके नीचे से पूरे हमारे पेट के पास जो डायफ्राम मसल होता है वहाँ तक फेफड़े फैले हुए रहते हैं, मगर हम कभी उसको पूरते नहीं हैं, यानी पूरा श्वास भरते नहीं हैं। तो ये प्राणायाम आपके पूरे फेफड़े में हवा भरेगा, श्वास भरेगा और उससे आपके शरीर में ऊर्जा बढ़ेगी। तो देखिए मैं कैसे कर रही हूँ इसमें। और एक बात ध्यान रखनी है कि इसमें आप जो काउंटिंग करते हैं तो 1 सेकंड यानी 1 काउंट, आपको सिर्फ 5 सेकंड श्वास लेना है और फिर थोड़े 1-2 सेकंड ही अंदर रोकना है और फिर पूरा श्वास निकालना है आपका। तो आप मुझे फॉलो कीजिए। ये आपको ध्यान रहना चाहिए कि जब भी आप श्वास लेते हो तो पूरे फेफड़े भरो और जब भी छोड़ते हो तो आराम से श्वास छोड़ दो। नियमित तरह से आप ज़रूर ये 2 प्राणायाम कीजिए। अब हम और टिप्स जानेंगे गुरुमा हंसा जी योगेंद्र जी से। नमस्कार। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि विटामिन सी ज़्यादा लिया जाए, तो ये सारे फ्रूट्स जिसमें विटामिन सी हाई है वो लेने ही चाहिए। दूसरा, तुलसी पेट के लिए बहुत अच्छी है, वो इम्यूनिटी को बढ़ाती ही है। और तीसरा, धूप में बैठना। अगर धूप ले ली हो ना आधे घंटे की पीठ पर तो बहुत फ़ायदा होगा, इससे इम्यूनिटी बढ़ेगी ही। फिर ज़रूरी है कि इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए अच्छी नींद और रिलैक्सेशन समय समय पर बहुत ज़रूरी है। जब शरीर में ये होता है ना कि थकान आ गई तो इमीडिएटली रिलैक्सेशन करना चाहिए, बजाय थकान में आप काम करते रहो। इम्यूनिटी बढ़ती तभी है जब आप सर्कैडियन रिदम फॉलो करते हो
कि सवेरे समय पर उठना, रात को समय पर सोना, ये बहुत ज़रूरी है शरीर को सही ढंग से चलाने के लिए। तो बस इन सब का ध्यान रखिए। नमस्कार। जीवन में अगर कुछ कर दिखाना है तो आवश्यक है कि हम हिम्मत ना हारें और इसीलिए अपने जीवन में प्रयत्न करते रहना चाहिए। कहा जाता है कि किंतु परंतु लेकिन यदि काश नहीं करते, कुछ कर दिखाने वाले बहानों की तलाश नहीं करते। इसलिए यदि आप अपने जीवन में हिम्मत हार रहे हैं तो एक बार और प्रयत्न करने का सोचिए। अपने अंदर आत्मविश्वास को बढ़ाइए, क्योंकि आपका आत्मविश्वास ही समस्याओं से निकलने में आपकी सहायता कर सकता है। और कहा जाता है कि जीवन में ज्ञान कहीं से भी मिले, उसे अर्जित अवश्य करना चाहिए। और अगर ज्ञान लेना है, समझना है, तो सबसे पहले अपने आप को अर्थात स्वयं को समझिए। यदि आप स्वयं को समझ जाते हैं, अपनी कमजोरियों को और अपनी ताकत को समझ जाते हैं, तो बहुत सी समस्याएं हैं जिनका समाधान आपको प्राप्त हो सकता है। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।